जय हिंद, वेलकम यू ऑल। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ चल रही है, प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग अभी तक 2 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। ये हमारा थर्ड सेशन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर किया कर लीजिएगा। आपके 72nd बीपीएससी की सारी तैयारी आपको यहाँ पे सारे प्रैक्टिसेस और भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है यहाँ पे मिल जाएगी। उसके साथ साथ यदि आप पहले से जुड़े हुए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा पैटर्न कैसा है कि अगर आपको पहले क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करना है, फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और कमेंट सेक्शन में आंसर करना है, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सिस्मिक जोन, सिस्मिक शैडो जोन, ठीक, सिस्मिक शैडो जोन। चलिए एक बार क्वेश्चन को देखिए और फिर से इसको अटेम्प्ट कीजिए। भूकंपीय छाया क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कह रहा है कि शैडो जोन ऑफ पी वेव इज लार्जर देन दैट ऑफ द एस वेव, यानी पी वेव का जो छाया क्षेत्र है एस वेव की तुलना में बड़ा होता है, ठीक है। इसके अलावा कह रहा है कि ये पी वेव्स डू नॉट अकर इन अ जोन ऑफ 105 यानी 105 डिग्री टू 145 डिग्री, ठीक है। यानी पी तरंगे 105 से 145 के क्षेत्र में नहीं होती हैं, ठीक है। अब इसका आंसर कीजिए क्या हो सकता है। तो सबसे पहले एक बात समझिएगा कि पी वेव और एस वेव जो है ये हमारे बॉडी वेव हैं, ठीक है। हम तरंगों में अपने जो भूकंप है उसको भूकंप की तरंगे जो हैं ये पी वेव और एस वेव जो हम बॉडी वेव के रूप में उसको मापते हैं। पी वेव जो होता है, ये पी वेव की जब मैं बात करूंगा तो पी वेव ये सॉलिड में भी जाएगा, लिक्विड में भी जाएगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों में मूव कर सकता है, इन तीनों में मूव कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं एस वेव की बात करूं तो एस वेव ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में जाएगा, जिसको हम सेकेंडरी वेव कहते हैं, द्वितीयक वेव कहते हैं, द्वितीयक तरंग कहते हैं, जो एस वेव में सिर्फ सॉलिड में मूव कर सकता है, ठीक है। जब हम लोग अपने अर्थ की बात करते हैं, इंटीरियर ऑफ अर्थ की बात करते हैं, तो आपको पता है कि हमारे अर्थ के 3 क्षेत्र, 3 पार्ट हैं, जिसको हम लोग, एक पहला पार्ट जो जिसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं, क्रस्ट, देन मेंटल, देन कोर, ठीक है। क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो क्रस्ट जो है क्रस्ट की तो हर एक जो ये पार्ट है, क्रस्ट 2 पार्ट में है, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, मेंटल 2 पार्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, एंड कोर 2 पार्ट, अपर कोर, लोअर कोर, ठीक है, इनर कोर और आउटर कोर। जो इनर कोर है, इनर कोर सॉलिड होता है, जो इनर कोर होता है, इनर कोर सॉलिड होता है, ठीक है। इनर कोर जो होगा, आंतरिक कोर जो होगा, ये सॉलिड होगा। आउटर कोर की मैं बात करूं, आउटर कोर ये लिक्विड होता है, आउटर कोर लिक्विड होता है, ठीक है, ये लिक्विड होता है। और ऐसे ही अगर मैं मेंटल की बात करूंगा तो मेंटल में जो लोअर मेंटल है वो सॉलिड होगा, और अपर मेंटल जो होता है ये सेमी लिक्विड, सेमी सॉलिड के फॉर्म में होगा, यानी लिक्विड के फॉर्म में होगा, ठीक है। नाउ और क्रस्ट तो आपको पता ही, क्रस्ट जो है वो कंप्लीट जो है सॉलिड के फॉर्म में होता है। नाउ तो अगर जब एस वेव और पी वेव और एस वेव जब मूव करेंगे, पी वेव और एस वेव जब मूव करेंगे तो देखिए, ठीक है। अब देखिए, जब अगर पी वेव मूव करता है, पी वेव मूव करेगा तो क्या मूव कर सकता है, क्योंकि पी वेव सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में मूव कर सकता है। लेकिन जब भी मीडियम चेंज होता है, आपको पता है कि जब भी एक मीडियम चेंज होता है तो वेव जो है फ्लक्चुएट कर जाती है, डिफ्लेक्ट कर जाती है, ठीक है। तो जब ये कोर की से जब ये क्रस्ट से मेंटल की तरफ आएगा, ठीक है, वहां पे भी लिक्विड मिलेगा, ठीक है। जब ये कोर में जब जो सॉलिड और जब ये आएगा आपके मेंटल की तरफ, पूरे मेंटल को क्रॉस कर जाएगा। लेकिन जब ये कोर की तरफ आएगा तो आउटर कोर इसको लिक्विड के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो जैसे ये कोर की तरफ आएगा ये अपने पाथ से डेविएट हो जाएगा, ठीक है, अपने पाथ से डेविएट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इधर से भी, और फिर ये
और कुछ जो बीच से आएगा कंप्लीट ये निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर इसे ये आप ये क्रॉस कर सकता है ना। लेकिन ये जो एरिया यहाँ पे जो एरिया ये पी वेव ने कवर नहीं किया, ये एरिया क्या होगा, ये होगा शैडो जोन, ठीक है। ये शैडो जोन जो 105 डिग्री से लेकर के 145 डिग्री तक होता है, ठीक है। यहाँ पे नो डायरेक्ट पी वेव, यहाँ पे पी वेव नहीं होगा, इधर भी 105 से लेकर 145 डिग्री तक, ठीक है। लेकिन जो एस वेव है जो कि सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में मूव करेगा, सॉलिड में जा सकता है, जैसे ही ये आउटर कोर में आएगा तो आउटर कोर जो है, आउटर कोर क्या होगा, लिक्विड होगा। तो लिक्विड जब जैसे आएगा ये लिक्विड में जा ही नहीं पाएगा, पूरा डेविएट हो जाएगा, यहाँ पे लिक्विड में एंटर ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में मूव करता है, ठीक है। तो इसके जहां पे ये मूव नहीं करेगा, जिस एरिया में नहीं जा पाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, शैडो जोन हो जाएगा, यानी छाया क्षेत्र हो जाएगा। तो इसका शैडो जोन जो है 105 से लेकर के पूरा 105 डिग्री के बीच ही होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सर शैडो जोन जो है एस वेव का ग्रेटर देन शैडो जोन ऑफ पी वेव, ठीक है। शैडो जोन एस वेव का जो ग्रेटर होता है शैडो जोन पी वेव से, ठीक है। तो क्वेश्चन को एक बार देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि शैडो जोन ऑफ पी वेव इज लार्जर देन दैट ऑफ द एस वेव, ठीक है। शैडो जोन जो पी वेव का है वो एस वेव से बड़ा है, नहीं पी वेव का एस वेव का यानी पी तरंगों का छाया क्षेत्र एस की तुलना में बड़ा होता है, नहीं क्या होता है, पी का तरंग क्षेत्र एस की तुलना में कम है। ये 10 से 145 तक होता है, ये पूरा 105 डिग्री 105 से 105 डिग्री तक होता है, यानी एस वेव का छाया क्षेत्र ज्यादा है, ठीक है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड कह रहा है कि पी वेव डू नॉट अकर इन अ जोन ऑफ 105 टू 145, ठीक है, डू नॉट अकर 105 टू 145, विच मीन्स कि वही बात कह रहा है कि ये 105 से लेकर के 145 तक नहीं आ सकता, नहीं यहां पे नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि इस पार्ट ये इसलिए ये पार्ट क्या होता है, शैडो जोन होता है, पी वेव के लिए शैडो जोन होता है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तो पहला रॉन्ग है, सेकंड करेक्ट है, ओनली 2 आपका करेक्ट आंसर होगा, सी जो है ओनली 2 आपका करेक्ट, क्योंकि सही पूछा ना, कथन सही है, ठीक है। तो ओनली 2 जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसमें हम बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। मैं आज एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप ये रिटर और मर्केली स्केल में कभी कंफ्यूज ही नहीं होंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्या कह रहा है, which scale is used to measure the magnitude of the earthquake, ठीक है। भूकंप के परिमाण को मापने के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है, ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड को, अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को मापने के लिए किस पैमाने का, किस इक्विपमेंट का, किस मतलब अर्थक्वेक को किस स्केल का को मेजर किया जाता है, ठीक है। अब हमें सबसे देखो, सिस्मोग्राफ क्या करता है, वो रिकॉर्ड करता है, ठीक है, मेजर नहीं करता है, ठीक है। और अगर मैं रिटर स्केल की बात करूं तो हमारे पास होते हैं एक रिटर स्केल, एक होता है मर्केली स्केल। रिटर स्केल और मर्केली स्केल, इस दोनों को आपको समझना होगा, ठीक है। चलिए तो मैं बात करता हूं रिटर और मर्केली स्केल पे, ठीक है। देखिए एक है रिटर स्केल, दूसरा है मर्केली स्केल, ठीक है, रिटर स्केल एंड मर्केली स्केल। तो आप एक बात याद रखिएगा, आपको याद रखना है रीमा, री का मतलब रीटर, एम का मतलब मैग्नीट्यूड, ठीक है, एम का मतलब मैग्नीट्यूड। वैसे ही मर्केली के लिए आपको याद रखना है एम आई का फोन होता है ना, एम आई का फोन है, तो आपको याद रखना है रीमा एम आई, ठीक है। एम आई की मैं बात करूं तो एम आई में एम क्या है, मर्केली है, आई क्या है, इंटेंसिटी है। सर आपने ये तो बताया कि चलिए मैग्नीट्यूड है, ठीक है, और इंटेंसिटी है, लेकिन लिटरली मीनिंग क्या है? यहां से तो आप कह रहे हो मैग्नीट्यूड है, किस तरह से हम इसको किस तरह से मेजर की जा सकती है, क्या मतलब इनका होता है? देखो जब रीडर मैग्नीट्यूड को मापता है, इसका मतलब ये देखता है कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई है, ठीक है। अमाउंट ऑफ एनर्जी की ये बात करता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी
रिलीज, यानी कितनी एनर्जी जो है रिलीज हुई है, कितनी एनर्जी का उत्पत्ति हुई है, कितनी एनर्जी हमें मिली है अर्थक्वेक से, अर्थक्वेक की फेनोमेना से कितनी एनर्जी जो है रिलीज की गई है। ठीक है, इसको जीरो से लेकर के 10 तक के स्केल में मेजर की जाती है। ठीक है, अब कितनी एनर्जी रिलीज हुई और इस एनर्जी रिलीज होने से कितना प्रभाव हुआ, कितना डैमेज हुआ। ठीक है, उस डैमेज को कौन बताता है? उस डैमेज को बताता है मर्केली। ठीक है, ये कहता है कि आपकी कितनी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता, उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट, इसका इफेक्ट, यानी कितना डैमेज किया, ये कितना डैमेज हुआ। ठीक है, देखो ऐसा भी हो सकता है कि रीटर स्केल जो है ज्यादा हो। अगर रीटर मानो कहता है कि 7 स्केल है रीटर का, लेकिन इंटेंसिटी जो है उसकी कम हो सकती है। कैसे? आप एज्यूम कीजिए कि दिल्ली में, सपोज करो कि अगर दिल्ली में अर्थक्वेक आए, सेम मैग्नीट्यूड का 7 रीटर स्केल होगा, 7 मैग्नीट्यूड का अगर जो अर्थक्वेक है ये आता है दिल्ली में, और सेम मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आए थार मरुस्थल में। ठीक है, तो दोनों का इंटेंसिटी कितना होगा? क्या दोनों की इंटेंसिटी सेम होगी? नहीं। दोनों की इंटेंसिटी सेम क्यों नहीं होगी? क्योंकि दिल्ली में रिहायशी इलाका है, दिल्ली में बहुत ज्यादा आबादी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो यहां पे डैमेज ज्यादा होगा। थार मरुस्थल में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आबादी नहीं है, रेत है, चारों तरफ रेत है। मैं अब ऐसा मत करना कि ऐसे रिहायशी इलाकों की नहीं बात कर रहा हूं जहां पे सिर्फ रेत ही रेत है। तो वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे इंटेंसिटी जो होगी, इंटेंसिटी स्केल कम शो करेगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे डैमेज कम होगा। ठीक है, तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आई होगी। तो कभी भी याद रखना, रीटर रीमा से याद रखेंगे, RI रीमा मतलब RI का मतलब रीटर, MA मैग्नीट्यूड। ठीक है, और मर्केली MI, M का मतलब मर्केली, I का मतलब इंटेंसिटी। मर्केली बताएगा कितना प्रभाव हुआ, रीटर बनाएगा कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है, कितनी ऊर्जा रिलीज हुई। ठीक है, चार्ल्स एफ रीटर ने रीटर को दिया था और गिब्स मर्केली ने मर्केली स्केल को। नाउ मर्केली स्केल जो है ये 1 से लेकर के 12 तक, ठीक है, इसको काउंट की जाती है। 1 to 12 ये काउंट की जाती है, रेटिंग इसकी होती है। 1 to 12 स्केल होता है, इसका 0 to 10 होता है। ठीक है, 0 to 10, 1 to 12। नाउ अब थोड़ा सा मैं बात करता हूं सिर्फ रीटर की। रीटर स्केल में एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि रीटर स्केल जो है लॉग स्केल पे, रीटर जो है लॉग स्केल पे मापी जाती है। ठीक है, यानी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है लॉगरिथमिक अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी अगर मैं रीटर स्केल की बात कर रहा हूं, जो क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड बता रहा है, जो ये बताता है कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई। तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है ये लॉगरिथमिक बेसिस पे, इसको लॉगरिथमिक होता है जिसका बेस 10 है, इसको मापा जाता है लॉगरिथमिक बेसिस पे, जिसका बेस क्या होता है, 10 होता है, यानी log 10 पे इसको मेजर की जाती है। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर मैं बात करूं 3, 4, 5, अगर मैं कहूंगा कि 4 से 5 अगर रीटर स्केल में 4 से 5 ये अगर शो करता है, ठीक है, तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई, कितनी ये रीटर स्केल में कितनी इसकी जो रीटर स्केल शो करेगा। ठीक है, और क्या हम उसको मेजर करेंगे। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि ये 10 गुना कितना वो इंक्रीज हुआ, यानी 4 to 5 जाने पे कितना इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो हम ये कहेंगे ये 10 गुना इंक्रीज होता है। ठीक है, लेकिन अगर ये 3 से 5 गया तो ये हर एक पॉइंट पे, जैसे 3 से 4 10 गुना, 4 से 5 10 गुना। ठीक है, तो अगर 3 से 4 गया 10 गुना, तो 3 से 5 जाएगा तो कितना होगा 1000 गुना। 3 से 5 जाएगा, 1000 नहीं, 100 गुना। 100 गुना क्या होगा, 100 गुना, 100 गुना। ठीक है, और अगर मैं 3 से 6 की बात करूं तो 10, यहां पे 100 हो जाएगा, यहां पे 3 से 6 जाएगा तो 1000 गुना। ठीक है,
लेकिन अगर यहीं पे आपसे दो तरीके से पूछा जा सकता है, एक लॉगरिथमिक बेसिस पे पूछा जा सकता है और दूसरा पूछा जा सकता है कि जब एनर्जी रिलीज हुई तो एक मैग्नीट्यूड बढ़ने पे कितनी टाइम्स एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, एक मैग्नीट्यूड, एक तो लॉगरिथमिक बेसिस पे, दूसरा log 10 के बेसिस। दूसरा ये पूछेगा कि एक मैग्नीट्यूड, इस पे यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछ चुका है, एक मैग्नीट्यूड जो एनर्जी प्लस होता है, एक मैग्नीट्यूड अगर प्लस होता है, बढ़ता है, तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। तो एक मैग्नीट्यूड बढ़ने पे 32 टाइम मोर एनर्जी रिलीज होती है, 32 टाइम्स मोर एनर्जी रिलीज होती है, 32 टाइम्स मोर एनर्जी रिलीज। ठीक है, 32 गुना ज्यादा एनर्जी उत्पन्न होगी, 32 गुना ज्यादा एनर्जी जो है उत्पन्न होगी यहां पे। ठीक है, 32 गुना ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होगी, 32 गुना ज्यादा ऊर्जा यहां पे उत्पन्न होगी एक मैग्नीट्यूड पे। लेकिन सर अगर यही मैग्नीट्यूड 2 हो जाए तो +2 मैग्नीट्यूड पे कितना एनर्जी, +2 आयाम पे कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो ये होगी 1000 गुना, 1000 टाइम्स ज्यादा एनर्जी जो है रिलीज करेगा, ज्यादा एनर्जी रिलीज कर 1000 टाइम्स। सर ऐसे कैसे 1000 टाइम, एक पे 32 गुना तो दूसरे पे, अगर सपोज करो 2 से 3 जा रहे हैं तो 32 गुना, 3 से 4 गए तो भी 32 गुना, तो आप क्या करोगे 32, तो 2 पॉइंट अगर जाना हो, 2 से 4 जाना हो तो 32 गुना 32 कितना होगा, 32 गुना 32 करोगे तो कितना होगा, यहां पे ये होगा 1024, 1024 इस 1024 को अप्रॉक्स ली जा रही है 1000, इसलिए यहां पे कहा गया कि 2 मैग्नीट्यूड बढ़ने पे 1000 टाइम्स जो है एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, 2 मैग्नीट्यूड बढ़ने से 1000 टाइम एनर्जी रिलीज होगी। क्लियर। तो हमने इस पूरे टॉपिक को हम लोग कवर कर लिए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन से। ठीक है, एक क्वेश्चन से। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच स्केल इज यूज्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड। तो सर हमें सीधा पता है ना कि हमें क्या याद करना है, रीमा, रिक्टर स्केल, मैग्नीट्यूड। ठीक है, अगर एमआई की बात करें तो मकेली और इंटेंसिटी। मकेली क्या काउंट करेगा, इंटेंसिटी। ठीक है, और रीटर क्या काउंट करेगा, मैग्नीट्यूड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड। परिमाण कौन मापेगा, रिक्टर स्केल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स आर यूज्ड बाय साइंटिस्ट टू स्टडी द इंटीरियर ऑफ अर्थ। कौन सा जो सोर्स है जो अर्थ के इंटीरियर को, देखो हम अर्थ के इंटीरियर को कैसे आइडेंटिफाई कर, साइंटिस्ट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जियोलॉजिस्ट जो हैं वो कैसे बताएंगे अर्थ के अंदर क्या है। अब क्योंकि अर्थ के अंदर हम तो जा नहीं सकते हैं, वायुमंडल में जाना हमारे लिए आसान है, मतलब अंतरिक्ष में जाना हमारे लिए आसान है, लेकिन अर्थ के अंदर जाना मुश्किल है। ठीक है, तो अर्थ के अंदर हम जा नहीं पाते हैं, मैक्सिमम 10 से 12 किलोमीटर तक गए हैं अर्थ क्रस्ट में। ठीक है, क्योंकि अर्थ के मेंटल में अगर आप जाएं तो मेंटल में मैग्मा है, मॉल्टन स्टेट में है। ठीक है, तो ऐसा यंत्र हमारे पास नहीं है। ठीक है, डीप ओशियन मिशन होता है। ठीक है, और चाइना वो भी कर रहा है कि डीप ड्रिलिंग कर रहा है, लेकिन इसका बहुत निगेटिव इंपैक्ट हमारे अर्थ पे इसका होगा ना। अगर मैं इसकी बात करूं तो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो देखिए एक हमारे पास कि ये कह रहा, पहला कह रहा है कि सैंपल ऑफ अर्थ कोर, हम इतना अंदर गए ही नहीं है। अर्थ कोर कहां पे है, अर्थ कोर तो सबसे अंदर की बात की जा रही है, हम इतना अंदर 6300 किलोमीटर की यहां पे बात की गई है। ठीक है, तो हम इतना अंदर तो गए ही नहीं है। ठीक है, इतना अंदर तो हम गए ही नहीं है। जो हमारा लिथोस्फीयर है ये 0 से 100 किलोमीटर पे हमारा लिथोस्फीयर है। ठीक है, 100, कहीं कहीं पे 200 भी दिया होता है। ठीक है, कहीं कहीं पे 200 भी दिया होता है। तो सैंपल, कोर का सैंपल तो हमें मिल ही नहीं सकता है, तो पहला जो है ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। और पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया तो ये खत्म करो, ये खत्म करो। सेकंड कह रहा है गोल्ड माइन, बिल्कुल गोल्ड माइन से जब हम माइनिंग करते हैं तो वहां के सैंपल को हम ये देख पाते हैं कि हाँ ये कैसे बना है यहाँ पे। ठीक है, और उसकी स्टडी करके हम पता कर सकते हैं कि इंटीरियर ऑफ अर्थ क्या हो सकता है। पहला हो सकता है वॉल्केनिक मैग्मा। जब मैग्मा हमारे अर्थ पे जब मैग्मा आता है ना, जब मैग्मा आता है तो
तो हम यहाँ पे इससे पता कर पाते हैं कि इसमें क्या है, इसकी क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और ये कैसे आया है और क्यों अर्थ के अंदर मैग्मा बना है और किस एरिया में ये बन सकता है। ठीक है, तो यहां पे इससे हम इसकी स्टडी कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे अर्थ पे आ रहा है, अर्थ के सरफेस तक आ रहा है। मेटियोर्स जो है इनसे भी हम पता कर, जो उल्का पिंड है इनसे भी हम पता कर सकते हैं कि हमारे, क्योंकि इसकी एक सिमिलरिटी जो है इससे पता चली जाती है कि हमारे अर्थ के इंटीरियर में क्या है। इसके अलावा ग्रेविटी एनोमलीज, ठीक है, इसका मतलब की है कि विसंगति है, गुरुत्वाकर्षण विसंगति है। तो इससे यह पता चलता है कि हमारा अर्थ जो है एक समान नहीं है। ठीक है, हमारे अर्थ पे कहीं पे फोर्स ज्यादा लग रहा है, कहीं पे कम लग रहा है। ठीक है, हमारी अर्थ जो है एक समान, एक तरीके से यानी जो है यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, तो उस नॉन यूनिफॉर्मिटी की वजह से हम पता कर पाते हैं कि हमारे अर्थ की इंटीरियर में उसकी क्या प्रॉपर्टी है, किस तरह का संरचना है। ठीक है, तो ये हमारा 2, 3, 4, 5, ये जो हमारे 2, 3, 4, 5 जो है ये तरीके हैं जहां से हम, जो हमारे जियोलॉजिस्ट हैं, ये पता कर सकते हैं कि अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग करेक्ट अबाउट द लिथोस्फेयर? करेक्ट अबाउट लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर के बारे में क्या करेक्ट है? इट कंसिस्ट ऑफ क्रस्ट एंड अपर मेंटल, इट कंसिस्ट ऑफ क्रस्ट एंड अपर मेंटल। कह रहा है इट इज इन द मेल्टेड स्टेट। ठीक है, तो क्या मेल्टेड स्टेट में है, पिघली हुई अवस्था में? नहीं, पिघली हुई अवस्था में नहीं है। ठीक है, इट इज फ्लोटिंग ओवर द स्थैनोस्फेयर। क्या स्थैनोस्फेयर पे फ्लोटिंग कर रहा है? बिल्कुल, स्थैनोस्फेयर पे फ्लोटिंग है। इट्स थिकनेस इज ओवर द 100 किलोमीटर। ठीक है, इसकी मोटाई जो है 100 किलोमीटर से अधिक है। तो देखिएगा, जब हम लोग बात करते हैं कि अर्थ के क्रस्ट पे, ठीक है, तो अर्थ के क्रस्ट से 0 से लेकर के 100 किलोमीटर तक जो है हम माना जाता है, देखो कहीं कहीं पे 200 भी दिया हुआ है, दोनों करेक्ट है। तो 0 से 100 किलोमीटर तक जो हम मानते हैं कि ये क्या है, ये हमारी अर्थ का जो स्थैनोस्फेयर है। इसमें अर्थ का क्रस्ट भी आता है और अर्थ का अपर मेंटल का कुछ हिस्सा, अपर मेंटल का कुछ पार्ट। ठीक है, अब देखो यहां पे हम ये कह सकते हैं, ठीक है, यहां पे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी अर्थ का क्रस्ट है और उसका अपर मेंटल, तो कई जगह ये याद रखना कि कई बार ऐसा स्टेटमेंट को करेक्ट भी मान लिया जाता है और कई बार इसको अगर बहुत करेक्ट में लिखें तो हम ये लिख सकते हैं कि सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल। ठीक है, यानी इसमें क्रस्ट और ऊपरी मेंटल का कुछ हिस्सा, ठीक है, कुछ हिस्सा शामिल होता है। ठीक है, कुछ हिस्सा शामिल होता है। ठीक है, तो ये, लेकिन एज इट इज हम इसको करेक्ट मानते हैं, इसको यूजुअली हम इसको करेक्ट मान रहे हैं। ठीक है, कि इसका अपर मेंटल का भी पार्ट है। ठीक है, सेंस से आदमी मानता है कि हाँ ये ठीक है, अपर मेंटल की पार्ट की बात कर रहा है, क्योंकि इसको आयोग ने भी करेक्ट माना है ना। इसके अलावा जब हम स्थैनोस्फेयर की बात करें तो 100 से लेकर के 700 किलोमीटर तक जो होता है ये स्थैनोस्फेयर होता है। ठीक है, स्थैनोस्फेयर, और इस स्थैनोस्फेयर के ऊपर क्या कर रहा है, अर्थ जो लिथोस्फेयर है ये फ्लोट कर रहा है। क्यों फ्लोट कर रहा है? क्योंकि स्थैनोस्फेयर जो होता है ये सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि मेल्टेड स्टेट में होता है, मेल्टेड होता है। ठीक है, स्थैनोस्फेयर मेल्टेड होता है, इसलिए इसको कहते हैं कि ये लिथोस्फेयर इस पे फ्लोट करता है। ठीक है, अगर कोई मेल्टेड है, जैसे आप पानी, क्या है, पानी मेल्टेड मतलब लिक्विड है, उसके ऊपर अगर कोई नाव चलती है तो क्या कर रही है, उस पर फ्लोट कर रही है। ऐसे ही ये मेल्टेड स्टेट में है और इसके ऊपर जो लिथोस्फेयर है ये फ्लोट कर रहा है। ठीक है, तो पहला करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है, फोर्थ करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट ही पूछा है ना, करेक्ट पूछा है, तो 1, 3 एंड 4 करेक्ट है। ठीक है, 1, 3 एंड 4 करेक्ट हो जाए। ठीक है, पहला करेक्ट हो जाएगा, सेकंड जो है पिघली अवस्था नहीं है। अब लिथोस्फेयर क्या है, सॉलिड अवस्था में है, स्थैनोस्फेयर पर तैरता है और मोटाई 100 से अधिक है, तो 1, 3, 4 करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? देखिए, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द टाइप ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन के टाइप की यहां पे बात की जा रही है कि वोल्केनिक इरप्शन जो है, देखो वोल्केनिक इरप्शन एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है। ठीक है, और बेसिक वोल्केनिक इरप्शन जो होता है वहां से जो है बसाल्ट निकलता है। ठीक है, बेसिक वोल्केनिक इरप्शन पे बसाल्ट निकलता है। ठीक है, और एसिडिक वहां से एसिडिक से जब मैं एसिडिक की बात करता हूं तो एसिडिक में ये होता है कि
थोड़ा सा एसिडिक में विस्कोसिटी ज्यादा होती है, तो विस्कस के फॉर्म में होता है, तो एक कोन टाइप वोल्केनो आप पढ़ते होंगे, कोन टाइप वोल्केनो बन जाता है। और बेसाल्टिक में जो है सिल्ड टाइप वोल्केनो बन जाता है, सिल्ड टाइप वोल्केनो बन जाता है। ठीक है, इस तरह से एक सिल्ड बन जाता है। ठीक है, इसमें एक्सप्लोजन ज्यादा होता है, इसमें एक्सप्लोजन कम होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें ये थोड़ा सा बह जाता है। ठीक है, फ्लूइड टाइप में हो जाता है। ठीक है, तो बेसाल्टिक इरप्शन अकर एट द मिड ओशियानिक रिज एंड एंडेसिटिक इरप्शन अकर एट द ओशियानिक वोल्केनिक आर्क एंड माउंटेन। ठीक है, तो यहां पे कह रहा है कि मिड ओशियानिक रिज में यानी मिड ओशियन पे जो है बेसाल्टिक इरप्शन होता है। तो बिल्कुल बेसाल्टिक इरप्शन जो है मिड ओशियानिक रिज में बेसाल्टिक इरप्शन होता है। ठीक है, और यहां पे ये बहुत साइलेंट होता है। ठीक है, साइलेंट इरप्शन होता है। ठीक है, यहां पे एक्सप्लोजन नहीं होता है। ठीक है, ये सिल टाइप में हो जाता है। और एंडेसिटिक इरप्शन जो होता है ये माउंटेन पे होता है। ये हम इसको ये कह सकते हैं कि जो ये इरप्शन होते हैं ये कुछ हद तक के लिए ये क्या होते हैं, एक्सप्लोजन ज्यादा करते हैं। और ये स्ट्रैटोवोल्केनो की तरफ होते हैं। ठीक है, स्ट्रैटोवोल्केनो का मतलब एक लेयर होता है। ठीक है, इसमें सिलिका की मात्रा होती है, तो ऐश का सिलिका का लेयर होता है। ठीक है, और ये कोन के रूप में होता है और ये लेयर के रूप में होता है, तो इसको कहते हैं स्ट्रैटोवोल्केनो। एंडेसिटिक जो होती है स्ट्रैटोवोल्केनो के रूप में इसको कहते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, यानी परत होती है, इसमें परत होती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये हमारा करेक्ट है, क्योंकि बेसाल्टिक इरप्शन जो है ये मिड ओशियानिक रिज में हो सकता है, और वोल्केनिक जो और एंडेसिटिक इरप्शन जो होता है ये वोल्केनिक आर्क पे यानी माउंटेन वगैरह पे होता है। सेकंड कह रहा है कि एंडेसिटिक इरप्शन जो है अकर एट वोल्केनिक आर्क एंड वोल्केनिक माउंटेन। स्टेटमेंट वही इसी बात को यहां पे कह दिया, बिल्कुल ये करेक्ट है। ठीक है, बिल्कुल ये करेक्ट स्टेटमेंट है। दोनों स्टेटमेंट जो है एंडेसिटिक जो है ये अब यहां से आइलैंड आर्क पे तो यहां पे जो होता है ना एक्सप्लोजन होता है, बहुत एक्सप्लोजन होता है, इतनी एक्सप्लोजन होती है कि यहां पे कैल्डेरा बन जाता है। मैं अभी आगे दिखाऊंगा कैल्डेरा। ठीक है, तो कैल्डेरा बन जाता है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या होगा करेक्ट पूछा है ना, तो दोनों करेक्ट हो जाएगा। सही कथन पूछा है, दोनों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये। ठीक है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अब आपको यहां पे बताना है। ठीक है, कभी भी एग्जाम में अगर ऐसा करें तो पहले इसको मार्क कर लें कि क्या पूछा है, करेक्ट या इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये कह रहा है कि कैल्डेरा आर लीस्ट एक्सप्लोसिव वोल्केनो। कैल्डेरा जो है लिस्ट एक्सप्लोसिव वोल्केनो है। ठीक है, यानी ऐसी वोल्केनो है जो लिस्ट एक्सप्लोसिव है। ठीक है, अभी तो मैंने बताया, क्योंकि ये क्या होती है, ये जब स्ट्रैटोवोल्केनो होता है, कोन वोल्केनो होता है, और यहां से जब एक्सप्लोजन होता है तो एक्सप्लोजन की वजह से इस तरह से कुछ गड्ढे की तरह बन जाता है, जो आप यहां पे देखेंगे। यहां पे ये है कैल्डेरा। ठीक है, कैल्डेरा ये इतना एक्सप्लोजन होता है कि यहां पे पूरा एक गड्ढे की तरह ये हो जाता है, और जब इसमें पानी भर जाता है तो ये एक लेक की तरह बन जाता है, एक झील की तरह बन जाता है। ठीक है, तो ये है कैल्डेरा एक्सप्लोसिव होता है, एक्सप्लोजन ज्यादा होती है, कैल्डेरा में एक्सप्लोजन होती है। ठीक है, कैल्डेरा में एक्सप्लोजन होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये लिस्ट एक्सप्लोसिव नहीं है, यानी ये गलत हो जाएगा, ये मोर एक्सप्लोसिव है, मोस्ट एक्सप्लोसिव कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो कैल्डेरा कम एक्सप्लोसिव। ये भी कहता है कैल्डेरा लेक का रूप ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। जब उसमें वाटर भर जाएगा, पानी भर जाएगा, तो वहां पे वो लेक का रूप ले सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूं। नेक्स्ट कह रहा है कि फ्लूइड बेसाल्ट प्रोविंस फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस जो होगा यानी बाढ़ जो बेसाल्ट प्रोविंस होगा आर वोल्केनोज आउटपोर हाईली फ्लूइड लावा दैट फ्लोज फॉर द लॉन्ग डिस्टेंसेस। ठीक है, कहने का मतलब कि ये लंबी, देखो कहने का मतलब ये होता है कि देखो ये हमारा जो हमारा ओशियन है, ओशियन का बेड है, ओशियन बेड से उसके ऊपर क्या है, ये ओशियनिक। ठीक है, ये ओशियन है। ठीक है, अब यहां से सपोज मिड ओशियन रीज से अगर यहाँ पे वोल्केनो इरप्शन होता है तो एक कैसा होगा कि कुछ वोल्केनो तो यहाँ पे रह जाएगा, लेकिन कुछ वोल्केनो ऐसा होगा जो दूर की तरफ भागेगा। ठीक है, और मैक्सिमम वोल्केनो जो होते हैं ये दूर की तरफ भागते हैं, दूर की तरफ भागेंगे। ठीक है, इस साइड भागेंगे। ठीक है, और कुछ इस साइड भागेंगे। ठीक है, और यहां पे जाके सॉलिडिफाई हो जाते हैं और सी फ्लोर स्टेड एक बेड बना देते हैं, सी फ्लोर स्प्रेडिंग जिसको कहते हैं। ठीक है, हैरी हेस ने इसको दिया था। ठीक है, ठीक, तो यहां पे क्या होगा,
यहां पे लावा जो होगा, जो लॉन्ग डिस्टेंस, ये क्या होगी, अब यहां पे जो लावा बह रहा है ये क्या होगा, लॉन्ग डिस्टेंस तक जा रहा है, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस तक जा रहा है, तो क्या होगा, ये बसाल्ट है, ये क्या है, बसाल्ट है, इसलिए इसको बसाल्ट प्रोविंस भी कहते हैं। ये मैंने सी फ्लोर स्प्रेडिंग की बात की, नॉर्मल भी मैं अगर बात करूं तो बसाल्ट किसी प्रोविंस, बसाल्ट का जब इरप्शन होता है, बसाल्टिक लावा का इरप्शन होता है तो कुछ इस तरह होता है, कुछ इस तरह होता है, क्योंकि ये इसमें फ्लूइड ज्यादा होता है, ठीक है, ये फ्लूइड ज्यादा होता है, सिलिका की मात्रा कम होती है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये बह जाता है, ठीक है, ये बह जाता है, ठीक है, और ये एक सिल्ड का रूप, आप ये देखेंगे तो एक सिल्ड का रूप ये धारण कर लेता है, ठीक है, इसको एक सिल्ड लावा भी कहा जाता है, सिल्ड लावा भी कहा जाता है, ठीक है, सिल्ड कोन या सिल्ड लावा इसको कहा जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है, सेकंड करेक्ट है, पहला इनकरेक्ट है तो सेकंड करेक्ट है। थर्ड देखिए कह रहा है कि डाइक्स आर फॉर्म्ड व्हेन द लावा मेक्स इट्स वे थ्रू द क्रैक्स एंड द सॉलिडिफाई ऑलमोस्ट द पैरेलल टू द ग्राउंड। कहने का मतलब कि ये कह रहा है कि डाइक ऐसा होगा जो ग्राउंड से पैरेलल होगा, विच मींस कि हॉरिजॉन्टल होगा। डाइक जो है इंट्रूसिव लावा का लैंड फॉर्म है, ठीक है, यानी ऐसे लावा जो अर्थ के अंदर ही सॉलिडिफाई हो गए हैं, अर्थ के अंदर, देखो कुछ लावा होते हैं जो अर्थ के बाहर आ जाते हैं जिसको हम वोल्केनो कहते हैं, ठीक है, कुछ लावा अर्थ के अंदर सॉलिडिफाई होते हैं तो उसको हम इंट्रूसिव वोल्केनो कहते हैं, ठीक है। जैसे आप उसको इसको देख सकते हैं, ये पिक को ये फिगर को देखिए, यहां पे जो ये पोर्शन है कुछ इस तरह हॉरिजॉन्टल नहीं, ये वर्टिकल टाइप में, इसको हम कहते हैं डाइक, DYKE, डाइक, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल बेसिस पे आपके होंगे, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये थोड़े हॉरिजॉन्टल, थोड़ा आप कर्व की तरह दिख रहा है लेकिन हम इसको हॉरिजॉन्टल मानते हैं, जिसको कहा जाता है सील, ठीक है, ये सील होता है, ये जो सरफेस के पैरेलल होता है, सील इसको कहते हैं, ठीक है। अगर ये शेप जो होगा सॉसर शेप में हो जाए, कुछ ऐसे शेप में, अगर ऐसे शेप में हो जाए, अर्ध चांद की तरह के शेप में हो जाए तो इसको कहते हैं लोपोलिथ, ठीक है, लोपोलिथ, ठीक है, इसको लोपोलिथ कहा जाता है। और अगर ये डोम का शेप ले ले, ऐसा डोम शेप ले ले, ठीक है, तो ऐसा, जैसे ये शेप देखिए, ऐसा डोम शेप ले ले तो इस डोम शेप को कहते हैं लैकोलिथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, यहां से मैच द फॉलोइंग में बन जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके इंट्रूसिव लैंडफॉर्म से बन जाएंगे। ये वोल्केनो का लैंडफॉर्म है, ठीक है, वो भी इंट्रूसिव अर्थ के अंदर, ठीक है। तो सील, डाइक, लोपोलिथ, लैकोलिथ, और एक जो होगा ये बेड के टाइप में बन जाएगा जिसको बैथोलिथ कहते हैं, इसको कहा जाता है बैथोलिथ, बैथोलिथ एकदम रटा हुआ होना चाहिए, बैथोलिथ, ठीक है, बैथोलिथ जो सॉसर शेप में होगा, सॉसर शेप में ऐसे, ठीक है, ऐसे सॉसर शेप में, ठीक है, इस तरह से, तो अर्धचांद की तरह, तो ये होगा लोपोलिथ, ठीक है। और ये लैकोलिथ जो होगा ये डोम शेप में होगा, लैकोलिथ, ठीक है, वर्टिकल होगा डाइक और हॉरिजॉन्टल होगा सील। तो सील, डाइक, लैकोलिथ, लोपोलिथ और बैथोलिथ, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, आप एक शॉर्ट में आपको इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए जरा सा, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ये कह रहा है कि डाइक जो है ये पैरेलल है ग्राउंड के, नहीं पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो थ्री स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, फर्स्ट भी इनकरेक्ट है और इनकरेक्ट पूछा है, तो 1 और 3 इनकरेक्ट है, 1 और 3 इनकरेक्ट है, ठीक है। बी जो है करेक्ट होगा, बी जो है करेक्ट होगा। कह रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस पे ये फ्लो करेगा, लॉन्ग डिस्टेंस तक फ्लो करेगा। वहीं अभी सी फ्लोर स्प्रेडिंग में भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा, अभी मैं बताता हूं आपको, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सी फ्लोर स्प्रेडिंग पे ही है, क्लियर। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चन है, ये काफी अच्छे क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट, ज्योग्राफी के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। वोल्केनो अपने आप में एक बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग और मार्क्स गेनिंग चैप्टर है ये तभी, लेकिन जब आपको समझ आए। नाउ नेक्स्ट कह रहा है सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ठीक है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग की बात यहां पे की गई है, ठीक है, यानी जो है समुद्र तल के प्रसार, समुद्र तल का प्रसार जो है कुछ ऐसे, अब देखिए जैसे मैंने कहा ना कि ये अर्थ समझ करो कि समुद्र का तल है, सतह है और ये समुद्र है, ठीक है। यहां पे जब इरप्शन होता है, लावा का इरप्शन होता है, तो लावा इरप्शन जैसे होगा तो ये इस रीजन, जिस रीजन पे हो रहा है यहां पे नहीं रुकती है, लावा तुरंत पीछे की इधर की तरफ मूव कर जाती है, क्या कि फ्लूइडिक है, फ्लूइडिक नेचर है, इधर की तरफ मूव कर जाएगी, कुछ इधर की तरफ मूव कर जाएगी।
और ये दूर जा करके इधर सॉलिडिफाई हो जाएगा, इधर सॉलिडिफाई हो जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं ओल्ड लावा, ठीक है, या ओल्ड वोल्केनो, ठीक है। ये न्यू, यहां पे जो रहेगा वो न्यू होगा, क्योंकि ये रिप्लेस होते रहेगा, इसमें नया आएगा उधर चला जाएगा, फिर नया आएगा उधर गया, पुराना हो गया, फिर नया आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये दूर होते चला जाएगा। क्या कह रहा है, रॉक क्लोज, तो यहां पे जो रॉक बनेगा इसको ओल्ड रॉक कहेंगे, ओल्ड रॉक। अब सॉलिडिफाई हो गया, यहां पे जो रॉक होगा ये न्यू रॉक होगा, ठीक है, न्यू रॉक होगा। तो ये कह रहा है कि द रॉक्स क्लोजर टू द मिड ओशियानिक रीज, ये मिड ओशियानिक रीज है, मिड ओशियानिक रीज है, ठीक है, मिड ओशियानिक रीज है, क्लोजर टू द मिड ओशियानिक रीज आर यंगर। तो इसको कहते हैं कि ये न्यू है यानी यंग है, यंगर है, ठीक है, ये यंगर है अभी, ठीक है, यंगर एंड हैव नॉर्मल पोलैरिटी, पोलैरिटी जो है नॉर्मल होती है, यानी अर्थ की पोलैरिटी हमारी जिस तरह अर्थ की पोलैरिटी के अकॉर्डिंग होगी, जैसा अर्थ का पोलैरिटी होगा, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, जैसा अर्थ की पोलैरिटी होगी वैसे ही जो है इसकी पोलैरिटी होगी, ठीक है। इसकी भी पोलैरिटी यानी जो है ध्रुवीयता वैसी ही होगी जैसे अर्थ की होगी, क्योंकि ये अर्थ के साथ ये अलाइन होता है। जब ये सॉलिडिफाई हो जाएगा, ठीक है, तब ये पोलैरिटी चेंज कर सकता है। याद रखिएगा कि जब ये सॉलिडिफाई होगा तब पोलैरिटी चेंज कर सकता है, लेकिन जब मिड ओशियन पे है यानी जो यंग है वो सॉलिडिफाई, ये क्या होता है, ये अभी यंग रहता है, ठीक है, ये कंप्लीट सॉलिडिफाई भी नहीं होता है। ये क्या होता है, ये अर्थ के मैग्नेटिक जो जोन है उसके अकॉर्डिंग ही अपना ध्रुवीयता रखता है, ठीक है। तो पहला जो स्टेटमेंट होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है। सेकंड कह रहा है इक्विडिस्टेंट रॉक्स ऑन आइदर साइड ऑफ द वोल्केनिक रिज आर सिमिलर इन देयर केमिकल कंपोजिशन, यानी कहने का मतलब कि जो इक्विडिस्टेंट होगा, ठीक है, इक्विडिस्टेंट जो होगा यानी इधर भी आ रहा है इक्वल वे में, इधर भी आ रहा है, तो ये जो एक समान दूरी पे जो होगा ये जो है ये क्या है, ये रॉक ऑन आइदर साइड ऑफ द ओशियानिक रिज आर सिमिलर इन देयर केमिकल कंपोजिशन। तो जो केमिकल कंपोजिशन इधर होगा वही केमिकल कंपोजिशन इधर होगा, तो दोनों क्या होंगे, दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे, दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। थर्ड कह रहा है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग दिया गया है किसके द्वारा, हैरी हेस के द्वारा, हैरी हेस 1961 में दिया गया। तो ये दोनों जो तीनों स्टेटमेंट जो होगा ये करेक्ट होगा, तीनों स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा, डी जो होगा करेक्ट होगा, ठीक है, डी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूं। नेक्स्ट देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और जब आप अगर इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आप इसको आंसर नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द अर्ली कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की बात की जा रही है, ये याद रखना, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि अर्ली कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ठीक है। अल्फ्रेड वेगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को बताया था, लेकिन वो रिसेंट है, लेटेस्ट, उन्होंने 1921 के अप्रॉक्स में बताया, ठीक है। जबकि इससे पहले जो है इनकी इसके बारे में इसकी चर्चा की गई है, ठीक है। तो सबसे पहले ये बात कह रहा है कि अब्राहम ऑर्टिलिस जो है, अब्राहम ऑर्टिलिस, ठीक है, अब्राहम ऑर्टिलिस ने बताया था कि द फर्स्ट वन टू प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट ऑफ कॉन्टिनेंट। ड्रिफ्ट ऑफ कॉन्टिनेंट का मतलब क्या है, देखो, जब हमारा एक टाइम था लगभग 100 बिलियन ईयर पहले कि जब हमारा अर्थ जो था, हमारे अर्थ में एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था, दैट इज पैंजिया, ठीक है। उसके बाद जो उसमें एक ही कॉन्टिनेंट और एक ही ओशियन, ठीक है, इसको कहते हैं महासागर जो था एक ही था, जिसको पैंथालासा कहा जाता था, पैंथालासा, ठीक है। तो ये जियोलॉजिस्ट ने इनको बताया कि ये जो पैंजिया है ये टाइम के अनुसार इसमें ड्रिफ्ट यानी चेंजेस हो रही है। ड्रिफ्ट का मतलब होता है धीरे धीरे टूटना, ठीक है। तो जैसे ये टूटा, हम क्या कहते हैं कि जो हम जो अभी जिस इंडिया में हम रह रहे हैं, ये हमारा अर्थ का जो ये पार्ट है ये किसके पास था, ये अफ्रीका के साथ था, ठीक है। और वहां से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुई है, और ड्रिफ्ट होते होते ये इंडिया के जो आज हमारा इंडिया है यहां तक आया है। अभी भी जो हमारा जो अफ्रीका में मेडागास्कर का जो रीजन है ये वहां से ये विस्थापन हो रही है उसकी, ठीक है। लेकिन वो एक फेनोमेना जो है बहुत टाइम के बाद होता है, बहुत उसमें बहुत स्लो प्रोसेस होता है,
इसलिए हमें पता नहीं चलता। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो करेक्ट है कि अब्राहम ऑर्टेलियस ने ये महाद्वीपों के बहाव की अवधारणा का प्रस्ताव करने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। ठीक है, हम सिर्फ अल्फ्रेड वेगनर को जानते हैं, हमने सिर्फ अल्फ्रेड वेगनर को पढ़ा है। ठीक है, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि अब्राहम ऑर्टेलियस जो थे ये सबसे पहले थे जिन्होंने ड्रिफ्ट ऑफ कॉन्टिनेंट के बारे में बात की थी, इनका कॉन्सेप्ट दिया था। इसके बाद एंटोनियो पेलेग्रिनी ने ये डिपिक्ट किया द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अफ्रीका, यूरोप एंड अमेरिका ज्वाइन। यानी कहा कि एक मैप पे अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका ये तीनों ज्वाइंट थे। ठीक है, इन्होंने ये भी बताया ना जिग्सॉ फिट का कॉन्सेप्ट दिया, जो जिग्सॉ फिट का एग्जांपल हम लोग देखते हैं जो अल्फ्रेड वेगनर ने भी बताया था कि सारे कॉन्टिनेंट एक साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर आप साउथ अमेरिका को देखेंगे तो लगेगा कि साउथ अमेरिका अफ्रीका के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, साउथ अमेरिका ऐसा लगेगा कि जो साउथ अमेरिका है ये अफ्रीका के साथ ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है, और इनके दोनों के बीच का एक रिलेशन, कैसे रिलेशन दिखता है कि यहां पे जो आपके जीव होंगे वो भी यहां पे दिखेंगे, यहां पे जो मिनरल्स होंगे उसके डिपोजिशन यहां पे भी दिखेगा। ठीक है, तो इन्होंने जिग्सॉ फिट का भी कॉन्सेप्ट दिया था। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है। ठीक है, जरा इसको आगे भी देख लीजिए, इसके बारे में हमने यहाँ पे कुछ लिख रखा है। ठीक है, तो अब्राहम ऑर्टेलियस 1596 जो है इन्होंने दिया, डच कार्टोग्राफर थे, इन्होंने क्रेडिट द फर्स्ट पर्सन टू सजेस्ट दैट द कॉन्टिनेंट्स वर वंस ज्वाइन। यानी इन्होंने कहा कि ये पहले व्यक्ति जिन्होंने कहा था कि जो हमारा कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, वो ज्वाइंट था। ठीक है, और जो ऑब्जर्वेशन है, इनके ऑब्जर्वेशन को देखा जाए तो थिसॉरस ज्योग्राफिकस जो है ये इनका जो वर्क है, इसमें इन्होंने कहा था कि जो कोस्टलाइन ऑफ अमेरिका, यूरोप एंड अफ्रीका appear to have been टर्न अपार्ट। यानी कहने का मतलब कि ये जो अमेरिका है, जो हमारा यूरोप है, ये जो अफ्रीका का पार्ट है, ये सारे जो है एक साथ, इनका जो कोस्ट लाइन है वो एक साथ है। आज भी आप मैप को अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि इनके कोस्ट लाइन जो है कुछ एक साथ है। ठीक है, एक किसी पार्ट को अलग अलग की गई है। आप एक बार मैप पे अगर अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको लगेगा कि एक पार्ट को अलग अलग की गई है। हम इंडिया और अफ्रीका को कनेक्ट कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया को कनेक्ट कर सकते हैं, इधर अफ्रीका और साउथ अमेरिका को कनेक्ट कर सकते हैं, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप को कनेक्ट की जा सकती है। तो इस तरह से ये लगता है कि एक ही पार्ट था, इसको अलग अलग की गई। ठीक है, तो यहाँ पे अब्राहम ऑर्टेलियस ने ये बात सबसे पहले कही थी 1596 में। ठीक है, इन्होंने कॉज बताया था कि इसका कारण क्या है, इसका कारण मतलब टूटने का कारण क्या हो सकता है। तो इन्होंने कहा था कि अर्थक्वेक हो सकता है, फ्लड्स हो सकते हैं। ठीक है, और जो अल्फ्रेड नोबेल ने कहा था कि क्या है, प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से जो है ये अलग अलग हुई हैं। ठीक है, इसके बाद एंटोनियो स्नाइडर पेलेग्रिनी ने कहा 1858 में, इन्होंने इसी चीज को वेरीफाई किया। इन्होंने कहा कि जो फ्रेंच ये ज्योग्राफर हैं, इन्होंने बताया था कि फर्स्ट विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिया इस कॉन्सेप्ट का पहला विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिया, और इन्होंने एविडेंस दिया। ठीक है, इन्होंने एविडेंस दिया और ये कोस्ट लाइन का ही एविडेंस दिया, और इन्होंने कहा कि ये सिमिलैरिटी होती है दोनों में, फॉसिल की यानी प्लांट्स की फॉसिल की सिमिलैरिटी देखी जाती है यूरोप में भी और नॉर्थ अमेरिका में भी। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप दोनों में जो है एक सिमिलैरिटी होती है फॉसिल्स की, जो फॉसिल यहाँ पे पाया जाता है वहीं फॉसिल यहाँ पे भी पाया जाता है। ठीक है, और इन्होंने इस चीज को डिपिक्ट भी किया अमेरिका के, यूरोप के और अफ्रीका की। इन्होंने कहा कि ये दोनों जो है ये ज्वाइंट था, बाद में वो धीरे धीरे जो है सेपरेशन इसमें आया है। ठीक है, तो ये 1858 में इन्होंने दिया। तो नाम याद रखिएगा, एंटोनियो स्नाइडर पेलेग्रिनी और अब्राहम ऑर्टेलियस। ठीक है, इन्होंने अब्राहम ऑर्टेलियस पहले व्यक्ति हैं जिनको इसका क्रेडिट दिया जाता है कि कॉन्टिनेंट ऑफ ड्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट देने वाले पहले व्यक्ति हैं। ठीक है, चलिए, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्लेट बाउंड्री मैप, which of the following 7 major lithographic plates consist mostly of the oceanic lithosphere। ठीक है, विच मीन्स कि जो प्लेट सीमा मानचित्र के अनुसार 7 प्रमुख स्थलमंडलीय प्लेटों में से कौन सी ज्यादातर महासागरीय स्थलमंडल की होती है। ठीक है, तो 7 प्लेट हैं, 7 प्लेट्स हैं। ठीक है, ये 7 प्लेट्स में हमारे 7 जो है प्लेट बाउंड्री है। एक बार देखें आप 7 को, हमारे पास 7 प्लेट बाउंड्री है। देखिए 7 प्लेट बाउंड्री है, 7 प्लेट बाउंड्री है। कौन कौन सी? तो 7 प्लेट बाउंड्री कौन कौन सी है? तो 7 प्लेट बाउंड्री में आपको दिख जाएगा
अफ्रीकन प्लेट, अंटार्कटिक मैं एक साथ पहले लिख दिया हूं, यूरेशियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, ठीक है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक एंड साउथ अमेरिकन। अब एक एक करके आप देखिए, ये है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ठीक है। इसके इधर आपको यूरेशियन प्लेट देखने को मिलेगा, इधर पैसिफिक प्लेट है, ठीक है, इधर अफ्रीकन प्लेट है, यानी नॉर्थ अमेरिका का जो ये रीजन है, ये पूरा नॉर्थ अमेरिकन के प्लेट को इसको कहते हैं नॉर्थ अमेरिकन प्लेट पूरा, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या है, साउथ अमेरिकन प्लेट। ये सारे देखो, हमारे जब प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई ना, हम क्या कहते हैं कि ओशियन प्लेट और कॉन्टिनेंट प्लेट एक साथ जब टकराते हैं, या तो कन्वर्जेंस हुआ या तो डाइवर्जेंस हुआ, जिससे हमारी ये जो ड्रिफ्टिंग एक्टिविटी हुई है, ठीक है। और यही कारण है, जैसे अगर यही कारण है कि जैसे देखो, ये साउथ अमेरिकन प्लेट देखोगे और यहां पे है एक नज़का प्लेट, इन दोनों के कन्वर्जेंस से यहां पे माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ, यहां पे माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ दोनों के कन्वर्जेंस से, ठीक है। ऐसे ही यहां पे नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और ये पैसिफिक प्लेट, इनके कन्वर्जेंस से यहां पे रॉकी माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो ये अब, लेकिन ये जो साउथ अमेरिकन प्लेट है, ये मेजर प्लेट है, नज़का प्लेट माइनर प्लेट है, ठीक है। मेजर प्लेट एक बड़े प्लेट है, ठीक है, और नज़का प्लेट माइनर प्लेट है, ठीक है ना। तो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गया, साउथ अमेरिकन प्लेट हो गया, इसके बाद अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीका का ये प्लेट है, ठीक है। ये यूरेशियन प्लेट है, जो यूरोप और एशिया का जो रीजन है, ये यूरेशियन प्लेट है, ठीक है। इसमें इंडियन प्लेट के ऊपर भी, ये इंडियन प्लेट भी इसका स्मॉल पार्ट है, यानी मतलब जो यू कह सकते हैं कि माइनर पार्ट है। इसके अलावा पैसिफिक प्लेट, ये पैसिफिक प्लेट की खासियत ये है कि ये चारों तरफ जो है इसके, अब देखेंगे तो पैसिफिक प्लेट जो है ये चारों तरफ जो है ओशियन से घिरा हुआ है, ठीक है, ओशियानिक प्लेट है, ये कंप्लीट ओशियानिक प्लेट है। इसके अलावा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है, ये पूरा क्या है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। इसमें हम लोग जो वी आर द पार्ट ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इसके बाद जरा इसको देखें तो अंटार्कटिका, जो अंटार्कटिका का रीजन है, ये हमारा अंटार्कटिका प्लेट है, ये अंटार्कटिका प्लेट है। तो हमारे ये 7 प्लेट है, 1 2 3 4 5 6 7। तो याद रखिएगा, ये 7 जो प्लेट है, ये मेजर प्लेट हैं, मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ठीक है। और यहां पे जो पैसिफिक प्लेट है, यहीं पे रिंग ऑफ फायर भी है। तो पैसिफिक प्लेट के चारों तरफ जो है, आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि अकॉर्डिंग टू द प्लेट बाउंड्री मैप, विच ऑफ द फॉलोइंग 7 मेजर लिथोस्फेरिक प्लेट कंसिस्ट ऑफ मोस्ट ओशियानिक लिथोस्फेयर, ठीक है। मोस्ट ओशियानिक लिथोस्फेयर, मोस्ट महासागरीय स्थल मंडल कहाँ पे है, तो मोस्ट महासागरीय जो है, यानी चारों तरफ से जो महासागर से घिरा हो, वो कौन सा है, वो है पैसिफिक प्लेट, ठीक है, प्रशांत प्लेट, पैसिफिक प्लेट, ठीक है, ये पैसिफिक प्लेट है। अंटार्कटिका प्लेट है, ठीक है, उसके बाद इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ठीक है। तो ये सारे जो 7 जो हैं, 7 हमारे पास टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, 7 प्लेट्स हैं। तो ये 7 प्लेट्स को याद रखिएगा, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये ऐसा याद रहेगा, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ठीक है, यूरेशियन, यूरोप और एशिया को मिलाकर के यूरेशियन, ठीक है, अफ्रीकन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और साथ में पैसिफिक प्लेट। तो ये 7 जो है। इसके अलावा जो नज़का प्लेट वगैरह है, ये सारे जो हैं, ये आपके माइनर प्लेट में माने जाते हैं, ठीक है। यही पैसिफिक प्लेट है, और इस पे रिंग ऑफ फायर यहीं पे है, पैसिफिक प्लेट। ये सारे क्वेश्चन जो है बीपीएससी में पूछा है, रिंग ऑफ फायर कहाँ पे, पैसिफिक प्लेट में, ठीक है, पैसिफिक में और एक पैसिफिक ओशियन में। और ये जो रीजन है, ये रीजन है हाईली सेंसिटिव जोन है, किसके लिए, अर्थक्वेक के लिए। ये जो रीजन है, यहाँ पे सबसे ज्यादा अर्थक्वेक जोन है, ये सारे जो है सबसे ज्यादा अर्थक्वेक जोन है, ठीक है। तो रिंग ऑफ फायर यहीं पे, इसी को कहते हैं रिंग ऑफ फायर, सबसे ज्यादा अर्थक्वेक जोन है ये, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द मेजर टेक्टोनिक प्लेट ऑन अर्थ। मेजर टेक्टोनिक प्लेट ऑन अर्थ, अर्थ पे जो मेजर टेक्टोनिक प्लेट है, ठीक है, तो ये क्या है, देयर आर 6 मेजर टेक्टोनिक प्लेट। मेजर टेक्टोनिक प्लेट तो 6 मेजर टेक्टोनिक प्लेट है हमारे यहाँ, नहीं, 7 है। नज़का प्लेट इज द लार्जेस्ट मेजर प्लेट, नहीं, नज़का प्लेट लार्जेस्ट मेजर प्लेट कैसे हो सकता है। मेजर टेक्टोनिक प्लेट इंक्लूड बोथ कॉन्टिनेंट एज वेल एज ओशियन, ठीक है, कि मेजर टेक्टोनिक प्लेट जो होगा वो क्या है, कॉन्टिनेंट भी रखता है और ओशियन भी रखता है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। जहां पे जैसे मैंने देखा ना कि आप लोग देखें नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, तो वहां साउथ अमेरिकन प्लेट, या फिर पैसिफिक देखा तो ओशियन है, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, ओशियन, यूरेशियन प्लेट, इसमें आपको कॉन्टिनेंट और ओशियन दोनों दिख जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमें जो मेजर टेक्टोनिक प्लेट होगा उसमें कॉन्टिनेंट और ओशियन दोनों में रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये 10 का आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये
पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, अभी तक हम लोग का ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट ये कह रहा है, देखो इसमें सारे ना मिक्स क्वेश्चन टाइप के रहेंगे, मिक्स क्वेश्चन टाइप रहेंगे, ठीक है, कहीं से क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, और हर एक क्वेश्चन की एनालिसिस करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। नाउ क्या कह रहा है कि द प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन है ये, यूपीएससी 2020 का पूछा गया, देखो कितना अच्छा से इसमें स्टेटमेंट दी गई है। क्या कह रहा है कि अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट, ठीक है, संविधान का एक हिस्सा है लेकिन इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं है। स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, लेकिन आंसर इसका नहीं होगा, आंसर ए नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा, स्टेटमेंट करेक्ट है, यूपीएससी का पूछा गया तो स्टैंडर्ड तो होगा, इसीलिए मैं कहता हूं कि यूपीएससी के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस जरूर करो। अगर स्टेट पीसीएस देना है, यूपीएससी के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करो। और जिस तरह से आसार दिख रहे हैं बिहार पीसीएस में, ये मैं कई बार पहले भी बोला हूं कि सिलेक्शन उसी का होगा जो यूपीएससी लेवल पे पढ़ेगा, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी, अच्छे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस होंगे, वन लाइनर क्वेश्चन पे प्रैक्टिस नहीं चाहिए। तो इसका सबसे अच्छा है ना कि आप यूपीएससी के पिछले पूछे गए क्वेश्चन को, पीवाईक्यूज को कर लो अच्छे से, पूरा पीवाईक्यूज करोगे आपके लिए बहुत वो महत्वपूर्ण रहेगा, आपके एग्जाम्स के लिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहेगी। स्टेटमेंट 1 जो कह रहा है कि पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, बिल्कुल है सर, क्यों, क्योंकि केशवानंद भारती जजमेंट में भी कहा गया, बेरूबारी में क्या कहा गया कि प्रियम्बल जो है इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जो आपका केशवानंद भारती क्या कहता है कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एलआईसी केस में क्या कहा गया, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इवन प्रियम्बल इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और क्या कोई लीगल इफेक्ट है, क्या जस्टिसिएबल है, प्रियम्बल को लेकर के केस फाइल नहीं कर सकते हैं, प्रियम्बल के आधार पे आप केस फाइल नहीं कर सकते, विच मींस कि प्रियम्बल को लेकर कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। लेकिन देखिए, नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो पहले ही गलत हो जाएगा। अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट, नहीं, सेम लीगल इफेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो फंडामेंटल राइट का जो लीगल इफेक्ट है वैसा ही प्रियम्बल का है, नहीं, फंडामेंटल राइट तो जस्टिसिएबल है, प्रियम्बल इज नॉट जस्टिसिएबल, प्रियम्बल पे आप केस फाइल कर ही नहीं सकते प्रियम्बल के बेसिस पे। डी देखिए, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। डी देखिए क्या कह रहा है, डी कह रहा है a part of the constitution but has no legal effect independently of any other part, ठीक है, ये कह रहा है कि पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, बिल्कुल है, संविधान का एक हिस्सा है, लेकिन अन्य भाग से स्वतंत्र रूप से कोई कानूनी प्रभाव नहीं है, ठीक है, इंडिपेंडेंट, जैसे अगर मैं कहूं तो फंडामेंटल राइट का इंडिपेंडेंट लीगल स्पिरिट है, लीगल प्रभाव है, ठीक है, लीगली वैलिड है, यानी फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन होगा तो सिर्फ फंडामेंटल राइट के बेसिस पे आप केस फाइल कर देंगे। प्रियम्बल को इंडिपेंडेंट लीगल इफेक्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन प्रियम्बल का यूज दूसरे, सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि प्रियम्बल का यूज सुप्रीम कोर्ट दूसरे आर्टिकल्स के, दूसरे संविधान के पार्ट्स के इंटरप्रिटेशन के लिए करती है। तो प्रियम्बल का यूज होता है लेकिन दूसरे पार्ट के इंटरप्रिटेशन के लिए। अगर फंडामेंटल राइट में कोई ऐसा वर्ड है जो वेग है, अस्पष्ट है, तो देखा जाएगा कि प्रियम्बल इसमें क्या कह रहा है, क्या प्रियम्बल उसको संदर्भित कर पा रहा है, ठीक है, तो प्रियम्बल का यूज दूसरे पार्ट के इंटरप्रिटेशन के लिए, व्याख्या के लिए सुप्रीम कोर्ट करती है, ठीक है। तो यहां पे ये क्वेश्चन जो होगा, यहां पे ये जो क्वेश्चन होगा, यहां पे ये करेक्ट होगा, डी जो होगा ये करेक्ट होगा, क्लियर, ठीक है, तो ये डी जो होगा करेक्ट होगा। ऑल्दो आप देखो तो ए ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन ए ऑप्शन आयोग ने इसको नहीं माना। क्यों नहीं माना, क्योंकि मोस्ट करेक्ट कौन सा है, तो डी है, बहुत क्लियरली स्पेसिफाई कर रहा है डी, ठीक है। चलिए, तो आंसर आपको मिला डी। अगर कोई बुक्स या कोई साइट अगर कहता है कि नहीं इसका ऑप्शन ए होगा, तो भैया गलत है, ठीक है, क्योंकि आयोग ने ऑप्शन डी माना है, तो ये ध्यान रखेंगे इस चीज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2020 यूपीएससी का ही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, अदर देन द फंडामेंटल राइट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट्स द प्रिंसिपल्स एंड प्रोविजंस ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स 1948। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है, यहां पे इसमें कहा गया है कि हमें
हर एक कॉन्स्टिट्यूशन, हर एक पार्ट जो है हमारे ह्यूमन राइट्स को प्रेफर करेगा, फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि क्या प्रियम्बल में ह्यूमन राइट्स की बात है? देखो, एग्जाम से कोई ह्यूमन राइट्स लिखा नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है, यहां पे सामाजिक न्याय की बात की गई है ना, सामाजिक न्याय की बात की गई है। ठीक है, तो यहां पे ह्यूमन राइट्स की बात की गई है, इक्वालिटी की बात की गई है, लिबर्टी की बात की गई है, जो किसके लिए? ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट होगा। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये क्या कर रहा है? वेलफेयर स्टेट की बात कर रहा है। क्या है ये वेलफेयर स्टेट? क्यों होगा? जस्टिस की बात ये भी करता है, आर्टिकल 38, सोशल जस्टिस की बात भी करता है, इकोनॉमिक जस्टिस की बात भी करता है। तो क्यों कर रहा है? क्योंकि हम ह्यूमन राइट्स के लिए बात कर रहा है। समानता की बात करता है, इक्वल वेज, इक्वल वर्क फॉर इक्वल सैलरी फॉर इक्वल वर्क, इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, एक समान कार्य के लिए एक वेतन, आर्टिकल 39 क्लॉज डी। ठीक है, तो ये क्या बात कर रहा है? ये बात कर रहा है कि ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन की बात भी कर रहा है। ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट। फंडामेंटल ड्यूटी में तो कहते ही हैं। अच्छा, प्रियम्बल में भी तो भाईचारा बनाने की बात की जाती है, फंडामेंटल ड्यूटी में भी कही जाती है कि हमें क्या करना होगा, हमें इंटीग्रिटी मेंटेन रखनी होगी, हमें ब्रदरहुड रखना होगा। ठीक है, हमें कंपैशन रखना होगा। ठीक है, हमें दूसरों के साथ दूसरों को बढ़ावा देना होगा, एक ब्रदरहुड, भाईचारे की भावना रखनी होगी। यहां भी हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं? ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तीनों जो स्टेटमेंट होगा, क्या कह रहा है, किसकी बात? इसमें तीनों स्टेटमेंट जो होगा हमारा करेक्ट होगा। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट जो होगा ये करेक्ट होगा। आपको मैं थोड़ा सा और भी इसमें दिखाऊं, ये हिंदी वाला भी देख लीजिए क्या होगा। तीनों स्टेटमेंट, ये डी आंसर आपका होगा, डी आंसर होगा। ठीक है, यानी तीनों करेक्ट होगा, तीनों के लिए, तीनों में कही गई है। आर्टिकल 3 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स जो है, यहां पे कहा गया कि एवरीवन हैज द राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन। ठीक है, और हमारा जो प्रियम्बल जो है ये भी मेंशन करता है डेमोक्रेटिक। ठीक है, विच डिनोट दैट द गवर्नमेंट गेट्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द विल ऑफ द पीपल, यानी हम पीपल से, हमारी अथॉरिटी किससे मिलती है? पीपल से मिलती है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम कहते हैं ना वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी सोर्स किस प्रियम्बल का सोर्स क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने के लिए पावर कौन देगा? पीपल ऑफ इंडिया। ठीक, कैसे? डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक, यहां पे क्या मेंशन कर रहा है? एंड इट मेंशन ऑल आर इक्वल इररिस्पेक्टिव ऑफ द रेस, रिलीज, लैंग्वेज, सेक्स एंड कल्चर। ठीक है, इन द मॉडर्न एरा डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड एज अ ह्यूमन राइट्स। यहां पे मॉडर्न एरा में डेमोक्रेसी को हम ह्यूमन राइट्स के रूप में कंसिडर करते हैं। ठीक है, इसके अलावा यह भी कहा गया कि आर्टिकल 22 यूनिवर्सल जो ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसके ये आर्टिकल 22 फंडामेंटल राइट का नहीं है, ये ह्यूमन राइट्स का है। यहाँ पे आर्टिकल 3 ये आर्टिकल 3 ह्यूमन राइट्स का है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एवरीवन एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी हैज द राइट टू सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी का राइट है, एसेंशियल एंटाइटल्ड टू द रियलाइजेशन, ठीक है, थ्रू द नेशनल एफर्ट एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड रिसोर्सेस ऑफ द ईच स्टेट। ठीक है, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। देखो, कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे हमें ह्यूमन राइट्स के लिए हमें इक्विटेबल होना होगा, हमें जो कल्चरल राइट्स को हमें हमारे जो सोशल राइट्स हैं, सोशल सिक्योरिटी है, ये हमें प्रोवाइड करनी होगी, सोशल जस्टिस हमें प्रोवाइड करनी होगी। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कही गई है, हमारा फंडामेंटल राइट भी ये बात कहता है, हमारा प्रियम्बल भी कहता है, हमारा डीपीएसपी भी कहता है, फंडामेंटल ड्यूटी भी ये बात कहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे फंडामेंटल राइट और ड्यूटी में भी, और प्रियम्बल और जो हमारा डीपीएसपी है वहाँ भी शामिल है। इसी चीज़ को मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, आप चाहो तो एक बार इसे पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर द आइडियल ऑफ द वेलफेयर ऑफ स्टेट। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। जो वेलफेयर ऑफ स्टेट कौन बात करता है? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि पार्ट 4 में मेंशन है। ठीक है, पार्ट 4 में मेंशन है। कहां से कहां तक? पार्ट 4 में कहां से कहां तक? आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक, जो किसकी बात करता है? वेलफेयर ऑफ स्टेट की बात करता है, कल्याणकारी राज्य की बात करता है। ये क्या होता है? नॉन जस्टिसिएबल होता है। ठीक है, गैर न्यायोचित है। ठीक है, गैर न्यायोचित है। ठीक है, लेकिन इट इज द फंडामेंटल टू द
पॉलिसी मेकिंग फंडामेंटल होता है गवर्नेंस का, फंडामेंटल ऑफ गवर्नेंस इसको कहा जाता है। ये गवर्नेंस का आधार है, शासन का आधार है। जब भी कोई पॉलिसी बनाई जाती है तो डीपीएसपी को माइंड में रखते हुए ये पॉलिसी बनाई जाती है। कोई भी पॉलिसी होगी डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज को बनाई जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ये हमारा ए जो होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 2020 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है? प्रियम्बल, द प्रियम्बल वाज अमेंडेड, प्रियम्बल वाज अमेंडेड once through the 42nd Constitutional Amendment Act and since then no bill has been introduced to the amendment, ठीक है। इसके अलावा प्रियम्बल को सबसे पहले क्या किया गया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐड किया गया, मतलब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में लाया गया, ठीक है। और यहां पे कौन कौन सी क्या क्या लाया गया, ठीक है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या क्या चेंज किया गया, कमेंट सेक्शन में बताइए। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में प्रियम्बल में क्या क्या चेंज हुआ, ठीक है, इसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। इसके अलावा कहा गया, ठीक है, इसके अलावा कहा गया कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर पार्ट। कह रहा है कि प्रियम्बल जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है बट हैज नो इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट, अदर पार्ट के जैसे कोई इंडिपेंडेंटली जो है इफेक्ट इनका नहीं है, ठीक है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्वियसली, ठीक है। और कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, इंडिपेंडेंटली कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, ठीक है। क्या क्या लिखा गया था कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ठीक है, कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या चेंज आई थी, सेकुलर, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ठीक है। तो यहां पे 42nd, तो अब अगर देखें तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन इन दोनों स्टेटमेंट का कोई जो है मतलब रिलेशन नहीं है। दोनों स्टेटमेंट अपने अपने जगह पे करेक्ट है। ये कह रहा है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ, इसके लिए कोई बिल नहीं दिया गया। और दूसरा कह रहा है कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट, कोई लीगल इफेक्ट नहीं है इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट, ठीक है, इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट, ठीक है। तो देखो, ये अगर मैं ये ऐसे कहूं तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है और एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, यानी नॉट करेक्टली एक्सप्लेनेशन, ठीक है। बी स्टेटमेंट जो होगा ये करेक्ट होगा, ठीक है, बी स्टेटमेंट करेक्ट होगा। लेकिन एक चीज और मैं आपको बताऊंगा इस पे, बी स्टेटमेंट इसका करेक्ट होगा, लेकिन एक बात और मैं बताऊंगा, इसके लिए कोई गवर्नमेंट बिल तो नहीं दी गई है। गवर्नमेंट बिल यहां पे बी हमारा करेक्ट होगा, ठीक है, कोई गवर्नमेंट बिल नहीं दी गई है, लेकिन इसके लिए एक प्राइवेट बिल दी गई है, प्राइवेट मेंबर बिल, ठीक है, निजी बिल, निजी सदस्य बिल जो है, ठीक है, ये दी गई है निजी सदस्य बिल। मतलब ऐसा, ये कौन सा निजी सदस्य बिल कौन सा होता है? सबसे पहली बात तो ये ऐसा विधेयक जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, ऐसा सदस्य जो कि क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बट नॉट मिनिस्टर, लेकिन मिनिस्टर नहीं है। ऐसे मेंबर जो कि संसद के ऐसे सदस्य जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सांसद तो हैं लेकिन वो मिनिस्टर नहीं है, ठीक है, सबको तो मिनिस्टर नहीं बनाया जाता है ना। तो ऐसे अगर कोई मेंबर अगर ये बिल देगा तो ये प्राइवेट मेंबर बिल होगा। लेकिन अगर जब कोई सरकारी मेंबर अगर बिल, यानी जब कोई अगर मिनिस्टर कोई बिल देगा वो क्या होगा, जैसे वो गवर्नमेंट बिल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल रवि किशन जो कि गोरखपुर से सांसद हैं, उन्होंने एक बिल दिया था कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल की जाए, ठीक है। तो ये प्राइवेट मेंबर, क्योंकि वो मिनिस्टर नहीं है, तो एक वो बिल होगा प्राइवेट मेंबर बिल। इनके अलावा जो अब सपोज कीजिए कि कोई अमित शाह कोई बिल पेश करें, ठीक है, तो वो बिल क्या होगा, गवर्नमेंट बिल, क्योंकि अमित शाह क्या है, मिनिस्टर है, ठीक है, मंत्री हैं। और रवि किशन क्या है, ये सिर्फ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद है, लेकिन वो मिनिस्टर नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये प्राइवेट मेंबर बिल होता है, ठीक है। प्राइवेट मेंबर बिल ज्यादा पास नहीं हो पाता है, वो रिजेक्ट कर दिया जाता है, रिजेक्ट हो ही जाता है, ठीक है। नाउ प्राइवेट मेंबर बिल जो है ये मॉडिफाई, इसने यहां पे कहा गया कि मॉडिफाई किया जाए कुछ वर्ड्स को इन द प्रियम्बल में कुछ वर्ड्स को मॉडिफाई किया जाए एडिशनली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2021 में, ठीक है, 2021 में, जिसका एम था कि रिप्लेस किया जाए सोशलिस्ट, ठीक है, विथ इक्विटेबल। सोशलिस्ट वर्ड को रिप्लेस किया जाए इक्विटेबल से, ठीक है,
जो सामाजिक वर्ड है, समाजवाद जो है, उसको इक्विटेबल से इसको रिप्लेस कर दिया जाए, ठीक है। लेकिन इसको रिजेक्ट कर दिया गया, इसको रिजेक्ट कर दिया गया है, ठीक है, इसको पास नहीं किया गया। तो देखो अब क्वेश्चन में ये कह सकता है कि क्या कभी बिल एक दिया गया? यस, इसके लिए बिल तो दी गई, लेकिन प्राइवेट बिल है, जिसका मतलब जिसको हम इस लेवल पे हम इसको नहीं मान के चल रहे हैं कि यहां पे इस बिल पे कोई एक्शन ली गई, ठीक है। तो इसलिए वो करेक्ट होगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये इस स्टेटमेंट को चेंज भी किया जा सकता है कि हाँ बिल तो दी गई लेकिन प्राइवेट मेंबर बिल है, प्राइवेट मेंबर बिल। अब ये डिपेंड करता है कि किस तरह का आयोग कैसा ले रहा है। अभी तक के लिए हम ये मान के चलेंगे कि हाँ अभी तक के लिए कोई ऐसा बिल दिया नहीं गया। एक तो पहले सरकारी बिल नहीं दी गई और इस पर कोई प्रोविजंस नहीं आए, ठीक है। 42nd में तो संशोधन हुआ, इसके अलावा तो कोई संशोधन फिर हुआ नहीं है, ठीक है, कोई संशोधन तो हुआ नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या कह रहा है कि ऑल इंडिया फेडरेशन वाज नॉट मेंशन डायरेक्टली। क्या डायरेक्टली ऑल इंडिया फेडरेशन, अखिल भारतीय संघ मेंशन नहीं था? बिल्कुल था, अखिल भारतीय संघ मेंशन किया गया था। अखिल भारतीय संघ में क्या था कि जितने भी प्रिंसली स्टेट हैं और जितने भी प्रोविंस हैं वो एक साथ आएंगे और एक एग्रीमेंट को साइन किया। लेकिन जो प्रिंसली स्टेट हैं, देसी रियासतें हैं, जहां राजा रजवाड़े थे, वो मना कर दिए, ठीक है, वो साइन करने से मना कर दिए। तो फिर ये अखिल भारतीय संघ बन नहीं पाया, ठीक है। लेकिन मेंशन की गई थी पार्शियली डिसेंट्रलाइजेशन वाज कंप्लीटेड। देखो पार्शियल, आंशिक रूप से डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण किया गया नहीं, यहां तो स्टेट लिस्ट भी दे दी गई, यानी प्रोविंशियल सूची दे दी गई, यहाँ पे सेंट्रल सूची भी दी गई, प्रोविंशियल सूची भी दी गई, कंकरेंट सूची भी दी गई और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी भी दी गई, प्रांतीय स्वायत्ता दी गई कि प्रांत जो है अपने लेवल पे स्वायत्ता है, जो अपने लिए लॉ बना सकता है। तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन तो कंप्लीट हो गया था, ठीक है, पार्शियल नहीं, कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन हुई थी, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि प्रपोज्ड फॉर द सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। देखो कई जगह इसको करेक्ट माना है, लेकिन सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रपोजल जो था ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में था, जिसके तहत 1926 में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन को एस्टैब्लिश कर दी गई। 1935 में यहां पे पब्लिक स्टेट यानी प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, जो हमारा आज का जो स्टेट पीसीएस है पब्लिक सर्विस कमीशन की, यहां पे बात की गई प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की गई थी, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की गई थी। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन को मेंशन किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में, जो मोंटेग्यू चैम्प्स रिफॉर्म 1919 कहते हैं, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है? तो ऑल ऑफ द अबव, तीनों का तीनों सही नहीं है, ठीक है, तीनों रॉन्ग है, तीनों रॉन्ग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यही बात यहां भी है भाई, मतलब ओके सॉरी, इसमें थोड़ा सा जो ये 15 और इसको इसी का ये पार्ट है, ये 15 ही है, ये भी 15 ही है, ठीक है, वही है इसको। तो यहां भी हम क्या कह सकते हैं कि क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव जो है, तीनों का तीनों जो है रॉन्ग है, तीनों का तीनों रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। तो डी, कौन सा कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नॉटविथस्टैंडिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रिटेन्ड द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ओवर द प्रोविंस इन द सर्टेन स्फीयर। कहने का मतलब कि हमने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रांतीय स्वायत्ता देने के बावजूद जो है सेंट्रल कंट्रोल स्टेट पे बना है, मतलब 1935 में बना रहा। ऑब्वियसली बात है, कंप्लीट फेडरल तो वो भी नहीं था। आज हमारा देश, इसीलिए हमारा देश भी कंप्लीट फेडरल नहीं है, क्वासी फेडरल है, ठीक है, अर्धसंघात्मक है, ठीक है। कह रहा है कि द गवर्नर वाज, ये पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, ठीक है। कह रहा है द गवर्नर वाज रिक्वायर्ड टू एक्ट इन हिज ओन डिस्क्रिशन इन द सर्टेन मैटर्स फॉर विच ही वाज टू एक्ट विदाउट मिनिस्ट्रियल एडवाइस एंड अंडर द कंट्रोल एंड डायरेक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल। कहने का मतलब यह है कि देखो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई कि जैसे पहले था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990 में था कि एक आपको डायरकी लाई गई थी सेंटर स्टेट में, प्रोविंस में, तो प्रोविंस से डायरकी हटा दी गई, ट्रांसफर लिस्ट और रिवर्स रिजर्व लिस्ट दी गई थी, वो हटा दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कहा है कि आप अपने डिस्क्रिप्शन से आप अपने लिए मतलब लॉ बना सकते हैं। इंडियंस, प्रोविंस में इंडियंस ज्यादा थे, प्रोविंशियल काउंसिल में लॉ बना सकते थे।
ठीक है। लेकिन यहां पे एक वर्ड और भी जोड़ दिया गया कि कुछ मैटर में गवर्नर जो है इंटरफेयर करेगा, और ये मैटर ऐसा हो गया कि हर दूसरा मैटर इनका एक मैटर हो जाता था, जिससे ये हुआ कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है नाम को मिली लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रह गया, जिससे हम ये कह सकते कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिलके भी हम उसका कोई मतलब नहीं रहा हमारे लिए, ठीक है। तो यहां पे कंट्रोल इनका रहा, और ये कंट्रोल किसके अंदर थे? गवर्नर जनरल के कंट्रोल थे, यानी वायसरॉय के कंट्रोल में, और गवर्नर जो है कंट्रोल कर लेते थे जो प्रोविंस की लेजिस्लेटिव काउंसिल है, असेंबली है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और दोनों बात सही कह रहा है कि इन्हें कंट्रोल तो रिटेन रहा, कंट्रोल रहा इन पे, और जिसका कारण ये है कि गवर्नर जो है इंटरफेयर कर रहा था। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। इंडिविजुअल ट्रू है एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। हम सिर्फ जानते हैं कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी रही, लेकिन प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के साथ साथ गवर्नर का कंट्रोल नाम मात्र के लिए हटाया गया था, कंट्रोल तो था ही, ठीक है, कंट्रोल तो था ही। तो हिंदी में भी एक बार देख लीजिएगा, यही होगा, ए करेक्ट हो, ए और आर करेक्ट है, दोनों अलग अलग सत्य भी हैं और ए और आर का स्पष्टीकरण भी दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश एंड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार कब कम्युनल जो है इलेक्टोरल सिस्टम लाया? कम्युनल इलेक्टोरल सिस्टम का मतलब है कि एक स्थान से वही एक पर्टिकुलर, जिसके लिए जैसे मुस्लिम्स के लिए दिया गया 1909 में कि एक स्थान से मुस्लिम ही वहां से चुनाव लड़ सकता है, मुस्लिम ने वोट करेंगे, ठीक है, तो उनके लिए सीट रिजर्व रहेगी एक तरह से। तो यहाँ पे कम्युनल इलेक्टोरल सिस्टम की बात यहाँ पे की गई, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यहां पे नहीं दिखना चाहिए। देखो यहां पे आपको इंडियन काउंसिल एक्ट होगा, इंडियन काउंसिल एक्ट, भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है, भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1909, ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1909। अब इसके बाद इसी को 1919 में एक्सटेंड कर दिया गया यूरोपियंस के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, ठीक है, सिख के लिए और एक्सपेंड कर दिया गया। उसके बाद 1935 में महिलाओं के लिए, वर्कर्स के लिए इनको बढ़ा दी गई, ठीक है। तो ये चीजें जो हैं ये विस्तार इसका हुआ, ठीक है। तो याद रखिएगा 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, जिसको मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। The distribution of power between the center and state in the Constitution of India is based on which of the plan? किस प्लान पे बेस्ड है? 2012 का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, कि हमारा जो प्रेजेंट टाइम में जो वितरण शक्ति है, यानी 7th शेड्यूल की मैं बात करूं, ठीक है, कि हम पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कहां से लिया गया, कैसे लिया गया, कहां पे था सबसे पहले? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में था, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने लिया है कि हमारा पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ऑफ 1919 रिकमेंडेड ग्रांटिंग वोटिंग राइट्स टू द वुमेन द एज वुमेन द अबव द एज ऑफ 21, यानी वर्ष 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को मतदान का अधिकार देने की सिफारिश की, ठीक है, सभी महिलाओं को नहीं, ठीक है, सभी महिलाओं को तो राइट्स दी भी नहीं गई, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गेव वुमेन रिजर्व सीट इन द लेजिस्लेचर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1935 में वुमेन को रिजर्व सीट दिया लेजिस्लेचर में। बिल्कुल सही बात कह रहा है कि यहाँ पे लेजिस्लेचर में वुमेन को सीट दी गई थी, वुमेन को रिजर्व सीट दी गई थी, ठीक है, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में, ठीक है, सीट दी गई थी, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। क्या पूछ रहा है? करेक्ट पूछ रहा है, पहला रॉन्ग है, दूसरा करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन रहे। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर आप बताइए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, ठीक है, कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, 20 क्वेश्चन रही, कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, जय हिंद। शेयर जरूर कर दीजिएगा, और नए आप आए हैं इस चैनल पे, लाइक जो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।